बीते 3 दिनों से लगातार ईरान अमेरिका का भीषण हमला झेल रहा है। 13 जुलाई की रात सेंटकॉम ने 5 घंटे तक सैन्य मिशन को अंजाम दिया। मतलब लगातार 5 घंटे तक ईरान पर भीषण बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक हुई है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की माने तो बुशहर से चाबहार तक, जस्क से बंदर अब्बास तक तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस टैक्टिकल हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक एक कर अपने प्लान ईरान को डिकोड करते हुए नजर आते हैं। प्लान ईरान, ट्रंप का ये प्लान ईरान सामने आने के बाद अब शायद ये साफ हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति शिया देशों से क्या चाहते हैं। हो या रात, पिछले 3 दिनों से ईरान पर बारूदी तबाही बरस रही है। सेंटकॉम के स्ट्राइक से ईरान दहल रहा है। बुशहर से चाबहार तक, जस्क से बंदर अब्बास तक सुलग रहा है। फारस की खाड़ी का आसमान एक बार फिर तबाही के बारूद के गुबार से भर गया है। पिछले 72 घंटे से ईरान के तमाम तटीय इलाके धधक रहे हैं। एक एक कर ईरान के कई बड़े शहर मिसाइल हमलों और एयर स्ट्राइक से दहल उठे हैं। ईरान के सबसे प्रमुख और रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पर भीषण बमबारी हुई है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह रणनीतिक बंदरगाह आग के गोले में तब्दील हो गया है। यहाँ के शिपिंग टर्मिनल और सैन्य बुनियादी ढांचे नेस्त नाबूद हो गए हैं। और ये तो बस आगाज है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हुक्म दे दिया है कि अगले 48 घंटे तक ईरान पर इसी तरह तबाही बरसती रहनी चाहिए। बंदर अब्बास से चाबहार तक सुलग उठे हैं। इसके साथ ही ओमान की खाड़ी के पास मौजूद जस्क और ईरान के एकमात्र एक्टिव एटॉमिक प्लांट वाले शहर बुशहर में भी बड़े धमाके सुने गए हैं। 72 घंटे से जारी घातक स्ट्राइक ने ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद IRGC के सैन्य ठिकानों और ऑयल प्रोडक्शन की सप्लाई लाइन को तोड़कर रख दिया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमले अभी रुकेंगे नहीं। अमेरिकी अटैक के बाद पर्शियन गल्फ में विनाश का खतरा बढ़ गया है। IRGC ने ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद कोस्टल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव तो कर दिया है, लेकिन सेंटकॉम के घातक प्रहार के आगे ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के हमलावर तेवर यहीं खत्म नहीं हुए हैं। सेंट्रल कमांड ने ईरान के सभी नौसैनिक बंदरगाहों और तटीय इलाकों में नेवल ब्लॉकेड लागू करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के 3 टारगेट, खार्ग, हॉर्मुज, येलो केक पर कब्जा सेट। ट्रंप की योजना ईरान के न्यूक्लियर गोल्ड पर कब्जा करने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए US स्पेशल फोर्सेज पिकैक्स माउंटेन पर ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। ईरान के जाग्रोस माउंटेन रेंज में नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी मौजूद है।
यहाँ 22 जून 2025 को अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने घातक GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। अब एक बार फिर ट्रंप नतांज के करीब मौजूद पिकैक्स पहाड़ी पर सैन्य एक्शन की योजना बना रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर गोल्ड यानी करीब 408 किलो एनएच यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ी के अंदर मौजूद एटॉमिक फैसिलिटीज में छिपा कर रखा गया है। मोसाद और CIA का दावा है कि कोहे कोलंग गजला नाम से जाने जाने वाले पिकैक्स माउंटेन के नीचे ईरान का एक सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट या वेपन ग्रेड यूरेनियम का सुरक्षित भंडार है। नतांज न्यूक्लियर साइट से महज 2 किलोमीटर दूर मौजूद इस विशाल टनल कॉम्प्लेक्स को अमेरिका तबाह करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप यहां बिग फैट स्ट्राइक अंजाम देना चाहते हैं। तो क्या अमेरिका येलो केक ले पाएगा या फिर वार छिड़ जाएगा? We have eyes, you know, with Space Force and everything else. We have a lot of eyes on it. But pickaxe is a possible, you know, a possible target for a nice big fat shot right into the front door. CIA और मोसाद का दावा है कि जाग्रोस माउंटेन रेंज में मौजूद ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ईरानी एटमी प्रोग्राम के सेंट्रीफ्यूज कैस्केड भी रखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 फीट ऊंचे पिकैक्स माउंटेन के बंकर में ईरान का वेपन ग्रेड येलो केक सुरक्षित रखा गया है। पिकैक्स पहाड़ की तलहटी के करीब 325 फीट नीचे यूरेनियम स्टोर किए जाने का दावा किया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका की बिग फैट स्ट्राइक पर ईरान क्या करेगा? क्या न्यूक्लियर डस्ट को कब्जे में लेने के लिए अमेरिका को ग्राउंड अटैक करना होगा? और यही वो पेच है जिसके बारे में विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका को 100 बार सोचना होगा। ईरान के मुख्य भूमि पर किसी भी तरह का बूट्स ऑन द ग्राउंड भारी तबाही की वजह बन सकता है। तो ईरान ने जॉर्डन को भी निशाना बनाया है और 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां दागी हैं। आपको बता दें, जॉर्डन पर किंग फैसल एयरबेस को निशाना बनाया गया है और हमले में किंग फैसल एयरबेस पर काफी नुकसान का दावा है। मिसाइल्स को हवा में रोकना पूरी तरह से विफल भी रहा और एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो जॉर्डन को निशाना बनाते हुए 4 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर गिराई गई और एयरबेस को निशाना बनाया गया। और अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने पलटवार भी किया है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए ये पलटवार किया गया। सैन्य ठिकानों पर ड्रोन बरसाए गए, मिसाइल दागी गई। कुवैत ने ईरान की कई मिसाइल्स मार गिराई। 32 ड्रोन, 6 मिसाइल्स हवा में रोकी गई। मलबा गिरने से भी कुवैती नागरिकों के जो ठिकाने हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। अब हमले में कुवैती नौसेना की अगर बात की जाए तो उनके जहाज को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 नौसैनिकों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है जो घायल हुए थे। और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मौजूदा जो हालात हम नज़र लगातार बनाए हुए हैं कि किस तरीके से अब मिडिल ईस्ट में तो कोहराम मचा हुआ है, वो अमेरिकी ठिकाने जिनके बारे में कभी ये सोचा जाता था कि वहां पर पहुंचा ही नहीं जा सकता, उन्हें छुआ ही नहीं जा सकता, ये तो अब कहा जा सकता है कि उस धारणा को तो ईरान ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। जी देखिए, किसी भी कंट्री में जब अब लड़ाई की हम बात करते हैं, अमेरिका सैन्य हिसाब से बाकी सब कंट्री से स्ट्रांग है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि कोई भी कंट्री जो है मिडिल ईस्ट के अंदर, और स्पेशली जब हम ईरान की बात करते हैं, ईरान पिछले बहुत सालों से लड़ाई में है और उनको पता है, ये चीजें उनको एक्सपेक्टेड थी कि कभी भी उनके ऊपर अमेरिका या कोई भी ऐसे कंट्री उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। वो फुली प्रिपेयर्ड हैं,
उनके पास अपना जो बारूद असला है वो पूरा है। ये ठीक है कि अमेरिका ने पिछले दिनों उनके कुछ एयर सिस्टम को खत्म किया, नेवल सिस्टम खत्म किया, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि ईरान इज नॉट ए लूजर। ईरान को कुछ लूज करने के लिए नहीं रह गया। पिछले 40 दिन की लड़ाई के अंदर ईरान का बहुत नुकसान हुआ है और वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार से है कि किसी भी कंट्री को उसको पूरा डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम अगर मिसाइल की बात करते हैं, हम एयर सिस्टम की बात करते हैं, तो ये सारे सिस्टम उनके एक्टिव हैं। तभी तो इतने देर के बाद भी 40 दिन की लड़ाई के बाद जब अमेरिका क्लेम कर रहा था कि उन्होंने उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर आज कैसे वो जॉर्डन, बहरीन, कुवैत के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके एयर सिस्टम के ऊपर दो हमला कर रहे हैं। तो ये कहना कि अमेरिका ने इनको पूरा खत्म कर दिया या आने वाले समय में खत्म कर देगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिका। और बूट्स ऑन द ग्राउंड लाने के लिए अमेरिका की जब लड़ाई बूट्स ऑन ग्राउंड के ऊपर लड़ाई होती है, वहां हैंड टू हैंड फाइट होती है, वहां उस समय एयर सिस्टम या बाहर से मिसाइलें नहीं फेंकी जा सकती क्योंकि आपके अपने जवान वहां पे होते हैं। तो सॉरी, तो कुछ ऐसे जगह को अमेरिका कैप्चर कर सकता है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत ज्यादा लॉस और जवान खोने का उनके अंदर वो जिगरा होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप बने रहिए। खाड़ी क्षेत्र में महायुद्ध के नए चैप्टर में हर दिन अब नया बारूदी पन्ना जुड़ता जा रहा है। ये महासंग्राम अब कतर के रेगिस्तानी एयरबेस से लेकर जॉर्डन के पहाड़ी सैन्य अड्डों तक और हॉर्मुज की संकरी समुद्री सीमाओं से लेकर यमन के आसमान तक फैल चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। जमीन से आसमान, भयंकर बारूदी घमासान। ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका रुकेगा नहीं। ईरान का बारूदी धमाका, मिडिल ईस्ट कांपा। ईरान ने अब यह साफ कर दिया है कि उसकी खामोशी को कमजोरी समझने की भूल करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के अभेद माने जाने वाले रक्षा कवच को चीरती हुई ईरानी मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन वहां कहर ढा रहे हैं। तेहरान ने महाशक्ति के सामने घुटने टेकने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसा करारा प्रहार किया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका के तमाम हवाई और समुद्री प्रहारों के जवाब में ईरान ने मिसाइल की बारिश कर दी। खाड़ी का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। तेहरान ने अपनी धरती पर बरसे बारूद का हिसाब चुकता करने के लिए ऐसी आतिशबाजी शुरू की जिसने उस मिथक को ही ढा दिया कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों को कोई छू नहीं सकता। ईरान के इस पलटवार ने अमेरिकी रणनीतिकारों को दिन में ही तारे दिखा दिए। आसमान को चीरते हुए ईरानी ड्रोन्स ने जब अमेरिकी ठिकानों का रुख किया तो पेंटागन के तमाम दावे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ईरान के इस प्रचंड प्रहार की सबसे बड़ी चोट कतर और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर पड़ी। जॉर्डन के अति सुरक्षित माने जाने वाले प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरानी मिसाइलें कहर बनकर टूटी। वहां बुनियादी ढांचा तहल उठा। दूसरी ओर कतर में स्थित विशाल अमेरिकी सैन्य अड्डे, जहां पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स ने ऐसा सटीक निशाना लगाया कि बड़े ड्रोन हैंगर्स और संवेदनशील कमांड सेंटर्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इन कमांड सेंटर्स की तबाही ने अमेरिकी संचार तंत्र की नींव हिला दी है। अमेरिका जिस तकनीक और एयर डिफेंस के भरोसे अपनी जीत का दम भर रहा था, ईरान की जवाबी रणनीति ने उन सभी पैट्रियट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम कर दिया है।
समुद्री मोर्चे पर भी अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट में तमाम समुद्री जहाजों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान छेड़ा, उनके खिलाफ जो भी ईरान के नियमों और सीमाओं का उल्लंघन कर रहे थे। ईरान ने कड़ी कार्रवाई करते हुए समंदर के इस पूरे रूट को अपने नियंत्रण में लेने की फिर से कोशिश की है। और इसी बीच तनाव को चरम पर ले जाते हुए ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल्स गरजती हुई निकल रही हैं और अमेरिकी नौसेना के जहाजों की तरफ बढ़ रही हैं। इस समुद्री टकराव में ईरान के हवाई रक्षा तंत्र को भी एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी हासिल हुई। एरोस्पेस डिफेंस विंग ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के खुफिया और खतरनाक लड़ाकू ड्रोन MQ-1 को मार गिराने का दावा किया। अमेरिकी सेना का ये जासूसी ड्रोन ईरानी सीमाओं की निगरानी कर रहा था, जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और एक ही बार में हवा में नष्ट कर दिया। ईरान के इस गुस्से की तपिश अब संयुक्त अरब अमीरात के तटीय इलाकों पर भी महसूस की जा सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने UAE के 2 विशाल तेल टैंकर्स पर घातक मिसाइल दागे। ये इतना जबरदस्त था कि मिसाइल इनसे टकराते ही दोनों जहाजों में आग लग गई और समंदर के बीचों बीच धुएं का गुबार खड़ा हो गया। ईरान के पलटवार में उसके सबसे वफादार सहयोगी यमन के हूतियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हूती ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। एक के बाद एक 6 घातक बैलिस्टिक मिसाइल और कई सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। और इसी बीच यमन से ऐसी खबर आई जिसने ईरानी सेना के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जब यमन के हुदैदा एयरपोर्ट पर चारों तरफ से बमबारी हो रही थी, उस समय इन ईरानी पायलट्स ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए अपने विमानों को वहां से सुरक्षित हवा में उड़ा दिया। फार्स न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की है। एक और मोर्चा अबू धाबी के तट के पास खुला है, जहां ईरान ने व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया। ईरान ने अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत यमन, लेबनान और इराक में मौजूद अपने सहयोगी लड़ाकों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। अब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीधी जंग ऐसे मोड़ पर है जहां से पीछे मुड़ना दोनों ही पक्षों के लिए नामुमकिन है। ईरान ने कतर और जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया, अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, हॉर्मुज में तेल टैंकर्स पर मिसाइल दागकर ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका के हर वार का जवाब वो उससे भी दुगनी ताकत और तबाही के साथ देगा। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान ने कुवैत पर भीषण ड्रोन हमला किया है। शाहिद ड्रोन से औद्योगिक ठिकानों को यहां निशाना बनाया गया। ईरान ने दरअसल बहरीन के बुनियादी ढांचों पर यह प्रहार किया है और इस हमले में मिडिल ईस्ट में औद्योगिक संपत्तियों पर भारी तबाही आन बरपी। अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई का बदला ईरान की तरफ से लिया जा रहा है और मिडिल ईस्ट के कई रणनीतिक ठिकानों को ऐसे में निशाना बना रहा है ईरान। कुवैत सिटी पर ईरान के हमले का नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने कुवैत सिटी में शाहिद ड्रोन से अटैक किया। अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने यह ड्रोन हमला किया। इस ड्रोन से दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। वीडियो में तबाही का मंजर रिकॉर्ड हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कुवैत सिटी पर ईरान ने जो हमला किया उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। शाहिद ड्रोन का ये हमला और उसके बाद वहां से उठता हुआ धुएं का गुबार।
ईरानी सेना ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान के तबरीज से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। तबरीज से कम 2 मिसाइल लॉन्च की गई। तो एक के बाद एक जारी ये हमले अब और आक्रामक और विकराल रूप लेते चले जा रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। ईरानी सेना की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं और जॉर्डन पर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। जॉर्डन ने दरअसल 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स मार गिराई। हॉर्मुज विवाद के बाद अब तनाव और चरम पर पहुंचता जा रहा है। जॉर्डन पर हुए इन हमलों के बीच 4 मिसाइल्स तो ऐसी हैं जिन्हें मार गिराया गया, लेकिन बावजूद इसके काफी नुकसान हुआ है। अब देखिए, मध्य पूर्व के सुलगते रेगिस्तान में इस वक्त एक ऐसा बारूदी बवंडर उठा है जिसने यमन की सीमाओं को दहला कर रख दिया है। सऊदी अरब ने ईरान के हुक्म पर हमले करने वाले हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा एक्शन तो ले लिया और सऊदी अरब और यमन की सेना ने यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे पर भीषण हमले कर दिए। इन हमलों का मकसद हूती लड़ाकों के प्लेन की लैंडिंग को रोकना था और इसी हमले के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को समर्थन दिया था। सऊदी अरब के इस अटैक ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा किया है कि क्या अब जंग की आग तमाम खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले लेगी। बम बरस रहे थे, धमाके हो रहे थे, चारों ओर हड़कंप मचा था। तस्वीर किसी युद्ध भूमि की नहीं, बल्कि यमन की राजधानी सना के एयरपोर्ट की है। हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब की जंग में एयरपोर्ट बारूदी अखाड़े में बदल गया। सऊदी अरब की वायुसेना और यमनी सशस्त्र बलों ने सना हवाई अड्डे पर इतने हमले किए कि चारों तरफ बस विध्वंस की गूंज सुनाई पड़ रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर चल रही जंग के बीच इन हमलों ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक सबको चौंका दिया। हमला सना में हुआ, लेकिन इस अटैक के तार रियाद से तेहरान तक फैले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को हूती विद्रोहियों पर किए गए इस भीषण प्रहार के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। ये पूरी दुनिया जानती है कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का पुरजोर समर्थन हासिल है। वो ईरान के सबसे करीबी हथियारबंद संगठनों में शामिल है। अब आपको बताते हैं कि सना में क्या हुआ था। दरअसल एक ईरानी विमान यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए जबरन सना के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस विमान में हूती विद्रोही सवार थे। यमन में जारी गृह युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों का सना पर अच्छा खासा असर है। हूती विद्रोहियों के नेता ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने से जुड़ी रस्मों में शामिल होकर लौट रहे थे। लेकिन यमन की सरकार और सऊदी अरब नहीं चाहते थे कि हूती विद्रोहियों का प्लेन सना एयरपोर्ट पर लैंड करे। जैसे ही इस अवैध घुसपैठ की भनक यमन के रक्षा मंत्रालय को लगी, यमन के रक्षा मंत्री ने तुरंत उसे रोकने का आदेश दिया। लेकिन हूती विद्रोही नहीं माने। जब ईरानी विमान बिना इजाजत लैंड करने की जिद पर अड़ा रहा और सना एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गया, तब सऊदी अरब और यमन की सेना ने हूती विद्रोहियों के विमान को उतरने से रोकने के लिए रनवे पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि हमले से पहले एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया ताकि कोई हताहत ना हो। सऊदी और यमन की फोर्स ने रनवे को बमबारी कर पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसके बाद ईरानी प्लेन को मजबूर होकर लौटना पड़ा।
उसने मजबूरन अपना रास्ता बदला और यमन के ही होदेइदा हवाई अड्डे पर उतरा। सऊदी अरब के इस हमले को लेकर सना में भारी आक्रोश फैल गया। सना के प्रसिद्ध अल सबीन स्क्वायर पर लाखों लोगों का एक विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस ऐतिहासिक मार्च में शामिल लोगों ने सऊदी अरब के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं और हूती लड़ाकों के प्रति समर्थन जताया। आंदोलनकारी सऊदी अरब से बदले की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यमन की घेराबंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट पर हमले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब ने यमन के होदेइदा एयरपोर्ट पर भी भीषण गोलाबारी की। बताया जाता है कि इस एयरपोर्ट पर ईरान का एक प्लेन मौजूद था। ईरानी विमान यहां से टेक ऑफ करना चाहता था, लेकिन वो सऊदी गोलाबारी में फंस गया था। आखिरकार ईरानी पायलट ने जोखिम लिया। इन पायलटों ने भारी बारूदी बरसात के बीच होदेइदा एयरपोर्ट से उड़ान भरी और तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस टकराव के बाद यमन के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर डॉक्टर रशाद अल अलीमी ने ईरान पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम टकराव के दायरे को उस सीमा तक नहीं बढ़ाना चाहते जो ईरान चाहता है, यानी यमन और उसके लोगों को उन युद्धों में घसीटना और क्षेत्रीय संघर्ष में यमन की धरती व वहां के लोगों को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना। सऊदी अरब के इस सैन्य अभियान के पीछे अमेरिका का पूरा समर्थन नजर आ रहा है और इसके पीछे हॉर्मुज एंगल भी शामिल है। दरअसल ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लेने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब से द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यमन और ईरान पर दबाव बनाने के लिए ईरानी बंदरगाहों पर एक बार फिर से पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने की घोषणा कर दी है, जिससे ईरान से यमन जाने वाले हथियारों के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। ट्रंप ने हॉर्मुज पर 20% सुरक्षा टोल लगाने की बात भी कही। इसके पीछे ट्रंप की वो जानी पहचानी सोच है जो कूटनीति को शुद्ध व्यापारिक समझौते में बदल देती है। सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश इस वक्त दोहरे संकट में फंसे हुए हैं। एक तरफ उन्हें यमन में हूतियों के खिलाफ एक बेहद खर्चीला और लंबा युद्ध लड़ना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी सुरक्षा छतरी के बदले भारी भरकम भुगतान की मांग रख दी है। सऊदी अरब के पास इस मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बिना वे यमन की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील नहीं कर सकते। ये नाकेबंदी हूतियों के लिए जीवन मरण का सवाल बन गई है और यही वजह है कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर इस बार यमन की पूरी आर्थिक और सैन्य घेराबंदी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। सऊदी अरब के इस भीषण प्रहार के कारण हूती विद्रोहियों के खेमे में हड़कंप मचा है। हवाई हमलों के साथ साथ सीमा पार से सऊदी तोपखाने लगातार हूतियों के बंकरों पर गोले बरसा रहे हैं। इस गोलाबारी के कारण हूतियों की अग्रिम चौकियां पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि जब तक हूती लड़ाके अपने हथियारों का आत्मसमर्पण नहीं कर देते और सना हवाई अड्डे का नियंत्रण यमन की वैध सरकार को नहीं सौंप देते, तब तक आसमानी और जमीनी तबाही इसी तरह जारी रहेगी। अब ये देखना होगा कि क्या ये हवाई नाकेबंदी हूती विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर पाएगी या फिर यमन की धरती से उठने वाला ये बारूदी धुआं पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। टी न्यूज़ नेशन। तो वहीं अमेरिका से जारी इस तनाव के बीच ईरानी उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है कि अब अमेरिका के साथ MOU से हम बंधे नहीं हैं। गरीबाबादी का कहना है कि इस्लामाबाद समझौता पूरी तरह से खत्म हो गया है। अमेरिका ने समझौते के तमाम वादे तोड़े हैं। उल्लंघन शब्द भी अमेरिका की इस हरकत के लिए कम है। और रिटायर्ड कर्नल अश्विनी कुमार साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब ना तो MOU बचा, ना सीज फायर बचा, हॉर्मुज बंद हो गया है, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। भविष्य क्या है? बढ़ती हुई महंगाई, अर्थव्यवस्था पर फिर से वही वैश्विक स्तर पर बड़ा असर नजर आएगा? जी देखिए, आने वाले समय में ये जो इनका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अभी खत्म हो गया है, दोनों कंट्री एक दूसरे पे फिर अटैक करेंगे, फिर तबाही होगी।
वैश्विक तेल और ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर अमेरिका को वही बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा और वही ना कोई पहले 14 सूत्रीय इनका था और सबसे पहले इनका जो मेन मुद्दा था वो यूरेनियम था। अभी इस स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर बात आ गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मस एक ऐसा पॉइंट है जिसको ईरान का पूरा कंट्रोल है और वो रहेगा भी। अमेरिका वहां पे परमानेंट अपना कोई भी अड्डा नहीं बना सकता क्योंकि जो उनके अभी 20 युद्ध पोतों ने वहां लाए हैं, अगर ईरान उनमें से एक या दो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और दैट इज गोइंग टू बी ए बिग डिफीट फॉर अमेरिकन। तो मैं जहां समझता हूं अल्टीमेटली लड़ाई पहले 40 डेज हुई, अभी 10-15 दिन लड़ाई होगी, लड़ाई के बाद फिर इनके आपस में बातचीत होगी, फिर वही मुद्दे आएंगे ना। जो है अमेरिका इसको कंट्रोल कर सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मस परमानेंटली, वो उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहता है। उसका ये क्लेम है कि वो हम बिल्कुल ब्लॉकेट से बंद कर देंगे। ईरान ये कहता है कि वो खुला हुआ है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ग्राउंड के ऊपर यही होगा क्योंकि वो जो इलाका है उसके पूरा कंट्रोल ओमान और ईरान का है और उसको अमेरिका पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। यस, अमेरिकन जो हैं उनके छोटे छोटे जो आइलैंड हैं या उनके इलाके हैं उनके ऊपर ग्राउंड फोर्सेस उतारकर वहां लड़ाई हो सकती है जिसपे दोनों को देशों को ही अपने जान और माल का नुकसान होगा। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं स्टेज में कुछ दिन और लड़ाई चलेगी और उसके बाद फिर ये टेबल पे बैठेंगे। और लेकिन सवाल ये है यहाँ पे अभी, क्या हर बार यही होगा? इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इस सोल्यूशन को पूरा कर सकती हैं? या रशिया को बीच में आना पड़ेगा या चाइना को बीच में आना पड़ेगा। आप देखिए, जब अमेरिका ने ईरान का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? इसका मतलब है कोई ना कोई और ताकतें जो है इसको सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर ये लड़ाई अभी कुछ दिन और चलेगी और उसके बाद फिर ये दे विल सिट ऑन द टेबल, डिस्कस द पॉइंट एंड 5 के बाद हो सकता है अगली बार 2 या 3 पॉइंट के ऊपर ही इनका मुद्दा जो है आके रुके। ट्रम्प साहब जो है जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता किसी भी कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी होती है, उनका अपना एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर किसी भी बड़ी ताकत को, बाहरी ताकत को अंदर नहीं आना चाहिए। वो पुराने जमाने के जो एशियन टाइम में हमले होते थे वो अभी खत्म हो गए हैं। जैसे बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब तो युद्ध जो है वो एआई मोड पर, ड्रोन्स पर, मिसाइल्स पर शिफ्ट हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।